प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019, जिसे ट्रिपल तलाक विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियमित हो गया है। यह विधेयक भूतलक्षी प्रभाव के साथ 19 सितंबर 2018 से प्रभावी माना जाएगा। यह कानून जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। इसमें तलाक का अर्थ है तलाके बिद्दत या तलाक का कोई अन्य समान रूप। इसके अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को शब्दों द्वारा या तो लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य तरीके से कहा गया तलाक शून्य एवं अवैध माना जाएगा। इस स्थिति में मुस्लिम पति को 3 साल तक की सजा देने का प्रावधान है। इसके तहत एक विवाहित मुस्लिम महिला जिसे इस तरह से तलाक दिया गया है, वह अपने पति से अपने और आश्रित बच्चों के लिए निर्वाह भत्ते की राशि प्राप्त करने की हकदार होगी। इसे मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही मुस्लिम महिला अपने बच्चे की कस्टडी पाने की भी हकदार होगी। इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध तभी संज्ञेय होगा जब विवाहित मुस्लिम महिला जिसे तलाक दिया गया है वह किसी थाने के प्रभारी अधिकारी को इसकी सूचना दे या उस महिला का रक्त संबंधी या विवाह से संबंधित कोई व्यक्ति इसकी सूचना दे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत 31 न्यायाधीशों का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर 34 किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में बदलाव किया जाएगा। इस अधिनियम में आखिरी बार बदलाव 2009 में किया गया था। तब न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 की गई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। इस अधिनियम में मूल रूप से अधिकतम 10 न्यायाधीशों और 1 मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान था। इसे समय समय पर संशोधित करके जरूरत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के लिए संसद द्वारा कानून न बनाए जाने तक के लिए 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। गौरतलब है कि कुछ समय पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। राज्यसभा में विधि मंत्रालय ने जानकारी दी कि मौजूदा समय में सर्वोच्च न्यायालय में 59,331 मामले लंबित हैं। संसद के दोनों सदनों ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 पास कर दिया है। इस संशोधन विधेयक के जरिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी यूएपीए में बदलाव किया जाएगा। संशोधन के बाद यूएपीए के तहत किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा, जबकि अभी तक इस एक्ट के तहत किसी संगठन को आतंकी घोषित करने का प्रावधान था। विधेयक में प्रावधान है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के द्वारा छानबीन किए जाने की स्थिति में आतंकी गतिविधियों से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए की अनुमति चाहिए होगी। इसके अलावा इस एक्ट के तहत मामलों की छानबीन की शक्ति एनआईए के इंस्पेक्टर और इससे ऊपर के अधिकारियों को भी होगी। यह शक्ति अभी तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास है। संशोधन विधेयक के माध्यम से अधिनियम में एक नई संधि भी जोड़ी जाएगी। यह संधि है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सपरेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005। संयुक्त राष्ट्र के इस ट्रीटी पर भारत ने 2006 में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत राज्यों को अपने घरेलू कानून के तहत न्यूक्लियर पदार्थों को शामिल करने वाली आतंकी गतिविधियों को गंभीर अपराध के समान दंडनीय बनाना होता है।
सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए संविधान के सभी प्रावधानों को वहां लागू कर दिया गया है। दरअसल बीते 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त करने संबंधी संकल्प रखा। इसमें जिक्र किया गया कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया, जिसे संसद के दोनों सदनों से पारित करने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा मंजूरी मिली। इसके साथ ही राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्र में बदल दिया गया है। पहला संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर होगा, जिसकी अपनी विधानसभा होगी, और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख होगा, जहां विधानसभा नहीं रहेगी। यह पहली बार है कि अनुच्छेद 370 का उपयोग करके जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 367 में कुछ उपबंध जोड़े गए और इन उपबंधों के आधार पर अनुच्छेद 370 में बदलाव किया गया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह भारतीय संविधान का हिस्सा हो गया है, जिससे वहां नए सिरे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। साथ ही अब भारत में राज्यों की संख्या 28 और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 9 हो गई है। बीते दिनों उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया। यह विधेयक उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। यह विधेयक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा। इसमें उपभोक्ता की परिभाषा के तहत उस व्यक्ति को रखा गया है जो किसी भी वस्तु को खरीदता है या किसी सेवा का लाभ उठाता है। इस परिभाषा के तहत वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी वस्तु को दोबारा बेचने या किसी वस्तु या सेवा को व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए खरीदता है। इसके अलावा लेन देन के लिए इस्तेमाल किए गए हर माध्यम, मसलन ऑनलाइन और ऑफलाइन इत्यादि को शामिल किया गया है। विधेयक में ग्राहकों के 6 अधिकारों को भी परिभाषित किया गया है। पहला अधिकार है वस्तुओं और सेवाओं की ऐसी मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा जिससे जीवन और संपत्ति को खतरा हो। दूसरा है वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, क्षमता, मानक और मूल्य की जानकारी का अधिकार। तीसरा अधिकार है प्रतियोगी मूल्यों पर वस्तुओं या सेवाओं तक पहुंच। चौथा अधिकार है अनुचित या प्रतिबंधित व्यापारिक गतिविधियों के खिलाफ सुनवाई। पांचवा अधिकार सुनवाई और उपभोक्ताओं के हितों को सही मंच मुहैया कराने से संबंधित है। वहीं छठा अधिकार उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। विधेयक में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। यह ग्राहकों के अधिकारों को लागू करवाने, प्रोत्साहन देने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्राधिकरण झूठे या भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के लिए निर्माता या विज्ञापनकर्ताओं पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की सजा आरोपित कर सकता है। बार बार अपराध होने पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना और 5 साल तक की सजा आरोपित की जा सकती है। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन का भी प्रावधान है। उपभोक्ता को उत्पाद या सेवा से होने वाले नुकसान के भुगतान के लिए उत्पाद निर्माता, सेवाएं मुहैया कराने वाले या विक्रेता जिम्मेदार होंगे। लोकसभा ने इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है। इसके माध्यम से इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में बदलाव किए जाएंगे। इस अधिनियम में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए व्यवस्था है। मौजूदा समय में इस अधिनियम के तहत विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर एक वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन करती है। लेकिन हालिया संशोधन विधेयक के द्वारा इस प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। संशोधन के बाद किसी जल विवाद की शिकायत मिलने पर केंद्र सरकार एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी यानी DRC का गठन करेगी। यह कमेटी बातचीत के जरिए विवादों को 1 साल के भीतर सुलझाने का प्रयास करेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। यदि यह विवाद DRC नहीं सुलझा पाती है तो केंद्र सरकार मामले को इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के पास भेजेगी। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इसकी कई बेंच हो सकती हैं। इसके गठन के साथ ही मौजूदा समय में काम कर रही सभी नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल्स खत्म हो जाएंगी और उनके पास लंबित मामले नई ट्रिब्यूनल के पास आ जाएंगे। विधेयक में समय सीमा भी तय की गई है। ट्रिब्यूनल को अपने पास आने वाले मामले पर 2 साल के अंदर निर्णय देना होगा। इस समय सीमा को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पहले यह अवधि 3 साल की थी, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता था।
इसके साथ ही विधेयक में ट्रिब्यूनल के फैसले को केंद्र सरकार द्वारा गैजेट में प्रकाशित करने की बाध्यता को भी हटा दिया गया है। हाल ही में लोकसभा ने सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 पारित कर दिया है। इस विधेयक में कमर्शियल सैरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें परोपकारी सैरोगेसी की अनुमति दी गई है। परोपकारी सैरोगेसी में किसी भी तरह का कोई वित्तीय लाभ शामिल नहीं होता। यहाँ सैरोगेट मदर के चिकित्सीय खर्चे और बीमा का खर्च उठाने की अनुमति दी गई है। सैरोगेसी का विकल्प तभी अपनाने की अनुमति होगी जब इच्छुक दंपति की इनफर्टिलिटी साबित हो। इसके लिए इच्छुक दंपति को समुचित अथॉरिटी से एसेंशियलिटी और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। यह सर्टिफिकेट केवल कम से कम 5 साल से विवाहित भारतीय दंपति को दिया जाएगा। इनकी कोई जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। इसमें वह संतान शामिल नहीं होगी जो मानसिक या शारीरिक रूप से विक्षिप्त है या किसी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त है। विधेयक में सैरोगेट मदर के लिए भी सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है। इसके लिए सैरोगेट मदर बनने की इच्छुक महिला का दंपति का करीबी रिश्तेदार होना जरूरी है। इसकी उम्र 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। कोई महिला अपने जीवन में एक बार ही सैरोगेट बन सकती है। इसके साथ ही सैरोगेट मदर का विवाहित होना और उसकी खुद की एक संतान होना जरूरी है। सैरोगेट मदर सैरोगेसी के लिए अपना अंडाणु दान नहीं कर सकती है। विधेयक में नेशनल सैरोगेसी बोर्ड और स्टेट सैरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रावधान भी है। इस विधेयक के अधिनियमित होने के 90 दिनों के भीतर केंद्र और राज्य सरकारें एक या अधिक समुचित अथॉरिटी बना सकेंगी। इस विधेयक के तहत सैरोगेट मदर का शोषण, मानव भ्रूण को खरीदना या बेचना या आयात करना और सैरोगेट बच्चे के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार अपराध घोषित किया गया है। इसके लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। हाल ही में लोकसभा ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019 पारित किया है। इस विधेयक में ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करते हुए उन्हें समान अवसर और अधिकार देने का प्रावधान है। इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामान, सुविधाओं, अवसरों में किसी तरह का भेदभाव प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी सरकारी या निजी निकाय रोजगार, चयन या प्रमोशन के मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हर सरकारी या निजी निकाय को इस अधिनियम से संबंधित शिकायतों के लिए एक शिकायत अधिकारी भी नियुक्त करना जरूरी होगा। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अपने घर में रहने का अधिकार होगा। यदि परिवार इनकी जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं होगा तो सक्षम न्यायालय के आदेश पर इन्हें पुनर्वास केंद्र में भेजा जाएगा। विधेयक में इनके लिए अलग स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जिक्र है। इनमें अलग से HIV सर्विलांस सेंटर बनाने और लिंग बदलने से जुड़ी सर्जरी से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं। सरकार इनके लिए एक समग्र स्वास्थ्य बीमा स्कीम भी ले आएगी। ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिलाधिकारी से अपनी पहचान के लिए सर्टिफिकेट भी बनवा सकेंगे। विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी करवाना, सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करने से रोकना, घर या गांव से निकालने, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके लिए 6 माह से लेकर 2 साल तक कारावास और जुर्माने के प्रावधान विधेयक में शामिल किए गए हैं। विधेयक में एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन यानी NCT के गठन का प्रावधान भी है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री करेंगे। 1 अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के बीच नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए बायोमेट्रिक डेटा और फैमिली ट्री की जानकारियां रिकॉर्ड की जाएंगी। यह दशकीय जनगणना या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC से अलग है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR का मकसद देश के सामान्य निवासियों की पहचान का डेटाबेस तैयार करना है। इस डेटाबेस में जनांकीय जानकारियों के साथ साथ बायोमेट्रिक डेटा भी शामिल होगा। इस तरह का डेटाबेस पहले 2 फेज में 2010 और 2015 में तैयार किया गया था। इसका अगला फेज अब 2020 में शुरू होगा। NPR के तहत एक सामान्य निवासी वह है जो किसी स्थानीय क्षेत्र में 6 माह या इससे अधिक से रह रहा है या वह उस क्षेत्र में अगले 6 माह या इससे अधिक रहने का इच्छुक है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में पंजीकरण हर सामान्य निवासी के लिए बाध्यकारी होगा। आपको बता दें कि NPR देश के सामान्य निवासियों का एक डेटाबेस है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003 के प्रावधानों के तहत गांव, सब डिस्ट्रिक्ट, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा।
8 से 9 अगस्त के बीच 22वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का आयोजन मेघालय के शिलोंग में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मेघालय सरकार के साथ मिलकर किया गया था। इस अवसर पर शिलोंग घोषणा को अपनाया गया। शिलोंग घोषणा की प्रमुख बातें इस तरह हैं। सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं में नागरिकों का अनुभव बेहतर किया जाए। इसके अलावा देश भर में ई गवर्नमेंट एप्लीकेशंस को एकीकृत किया जाए। सरकार की भूमिका को सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस इनेबलर में बदलते हुए ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग में सुधार किया जाए। उत्तर पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों के लिए कदम उठाए जाएं। इसके अलावा ई गवर्नेंस के लिए नई उभरती हुई तकनीकों को अपनाया जाए। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत भी बताई गई है। आपको बता दें कि भारत सरकार 1997 से किसी एक राज्य सरकार के साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। ई गवर्नेंस के तहत सरकारें नागरिकों को आधुनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकों की मदद से सेवाएं मुहैया कराती हैं। इससे नागरिकों की सेवाओं तक पहुंच और पारदर्शिता में इजाफा होता है। बीते दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के लिए एक व्यापक कानून की सिफारिश की है ताकि सीबीआई एक दक्ष और निष्पक्ष जांच एजेंसी के तौर पर काम कर सके। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश 18वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर को संबोधित कर रहे थे। डीपी कोहली सीबीआई के फाउंडर डायरेक्टर थे। मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआई से जुड़ी कुछ प्रमुख चिंताएं जाहिर की हैं। इन चिंताओं में वैधानिक अस्पष्टता, कमजोर मानव संसाधन, पर्याप्त निवेश की कमी, उत्तरदायित्व, राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप प्रमुख हैं। अंतर्राज्यीय आपराधिक मामलों में हो रही वृद्धि के मसले के लिए पब्लिक ऑर्डर को समवर्ती सूची में शामिल करने का भी तर्क दिया। राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप के संदर्भ में उन्होंने बताया कि विनीत नारायण बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स की संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। आपको बता दें कि सीबीआई दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से अधिनियमित होती है। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री ने निष्ठा कार्यक्रम लॉन्च किया। यह देश में लगभग 42 लाख सरकारी अध्यापकों की ट्रेनिंग से जुड़ा कार्यक्रम है। इसका पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट है। इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग के दौरान निष्ठा वेबसाइट, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। इसका बुनियादी मकसद अध्यापकों को बच्चों की जटिल सोच को समझने के लिए प्रेरित करना और जरूरी प्रशिक्षण से लैस करना है। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्राथमिक स्तर के सभी सरकारी स्कूलों के हेड और अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के फैकल्टी सदस्यों के साथ साथ ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर और क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर को भी कवर किया जाएगा। यह ट्रेनिंग कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचान किए गए 33,120 की रिसोर्स पर्सन्स और स्टेट रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा आयोजित कराया जाएगा। ये की रिसोर्स और स्टेट रिसोर्स पर्सन्स 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा प्रशिक्षित किए जाएंगे। हाल ही में स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर द स्टडी डेवलपिंग सोसाइटीज और कॉमन कॉज नामक एनजीओ ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में 22 राज्यों से लगभग 12,000 पुलिसकर्मियों का सर्वेक्षण किया गया है। इसमें इन पुलिसकर्मियों के परिवारजनों का साक्षात्कार भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 70 पुलिस स्टेशनों में वायरलेस डिवाइस नहीं है, 214 पुलिस स्टेशन में टेलीफोन की सुविधा नहीं है, जबकि 24 पुलिस स्टेशनों में ये दोनों ही सुविधाएं नहीं हैं। 22 राज्यों के 240 पुलिस स्टेशनों में वाहन उपलब्ध नहीं है। वहीं पुलिस प्रशिक्षण पर महज 1% का खर्च किया जा रहा है। असम और बिहार जैसे राज्यों में कंप्यूटर की उपलब्धता प्रति पुलिस स्टेशन 1 कंप्यूटर से भी कम है। पुलिस कर्मियों के काम की दशाएं भी बेहद चिंताजनक हैं। पुलिसकर्मी प्रतिदिन औसतन 14 घंटे काम कर रहे हैं। 5 में से 1 महिला पुलिसकर्मी के लिए पुलिस स्टेशन में अलग टॉयलेट उपलब्ध नहीं है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के मुताबिक महिला कर्मियों के द्वारा कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत करने के लिए एक पैनल होना जरूरी है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे की गई महिला पुलिसकर्मियों में लगभग 1/4 ने ऐसे किसी भी पैनल के न होने की शिकायत की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 में से 1 पुलिसकर्मी यह महसूस करता है कि मुस्लिम व्यक्ति अपराध करने के लिए प्राकृतिक तौर पर संवेदनशील होते हैं।
72% पुलिसकर्मियों के मुताबिक वे प्रभावशाली व्यक्तियों के मामलों में जांच के दौरान राजनीतिक दबाव महसूस करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए स्टाफ बढ़ाए जाने की जरूरत है, साथ ही बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराया जाना जरूरी है। मॉब लिंचिंग से संबंधित घटनाओं में इजाफे को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पर कानून बनाने के संकेत दिए हैं। इसी सिलसिले में पिछले दिनों गृह मंत्री की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक का आयोजन हुआ। दरअसल हाल ही में राजस्थान विधानसभा द्वारा लिंचिंग विधेयक 2019 पास किया गया था। इसमें आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक की सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इसके परीक्षण और संस्तुति के बाद ही यह कानून का रूप ले पाएगा, क्योंकि इसके द्वारा आईपीसी में संशोधन करना होगा। मॉब लिंचिंग से जुड़े इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में हुआ था। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी कर मॉब लिंचिंग से संबंधित घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी, साथ ही उचित कदम उठाने की अपेक्षा की थी। पिछले दिनों असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की अंतिम सूची जारी कर दी गई। इसमें से लगभग 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है। अंतिम सूची से बाहर किए गए लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए 120 दिन में विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक का विकल्प भी खुला रहेगा। आपको बता दें कि एनआरसी को संशोधित करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2013 में शुरू हुई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार किया गया है। एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003 की नियम संख्या 4A के मुताबिक संचालित की गई है। ये नियम असम समझौता 1985 में निर्धारित कट ऑफ डेट यानी 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि के अनुसार तैयार किए गए हैं। एनआरसी का पिछला ड्राफ्ट 30 जुलाई 2018 को जारी किया गया था, जिसमें लगभग 40 लाख लोग इस सूची से बाहर हो गए थे। कई आपत्तियां दर्ज होने के बाद सरकार ने फिर से फाइनल ड्राफ्ट जारी करने का निर्देश दिया था। अब बीते 31 अगस्त को एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की गई। असम समझौता 1985 के मुताबिक 1986 के नागरिकता कानून में संशोधन करके असम में भारतीय नागरिकता के नियम बदले गए थे। इसके तहत 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि से पहले भारत में रहने वाले लोगों को ही भारतीय माना जाएगा। 2 से 4 सितंबर के बीच बेंगलुरु में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज यानी ए-वेब की चौथी जनरल असेंबली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का मकसद विभिन्न देशों के मध्य चुनावी अनुभवों और चुनौतियों को साझा करना है। इस मौके पर 4 सितंबर को इनिशिएटिव्स एंड चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इलेक्शंस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इसकी मेजबानी भारतीय निर्वाचन आयोग ने की। गौरतलब है कि 2019 से 2021 तक ए-वेब की अध्यक्षता भारत करेगा। इसके बाद वर्ष 2021 से 23 तक भारतीय निर्वाचन आयोग इसके कार्यकारी बोर्ड में शामिल रहेगा। भारत ए-वेब के गठन की प्रक्रिया के दौरान से ही निकटता से जुड़ा रहा है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। इसका स्थायी सचिवालय दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में है। मौजूदा समय में ए-वेब में 115 चुनाव प्रबंधन निकाय सदस्य के तौर पर और 20 क्षेत्रीय संस्थाएं सहयोगी सदस्य के तौर पर शामिल हैं। इन सदस्यों में सबसे ज्यादा 37 सदस्य अफ्रीका से हैं। हाल फिलहाल में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर चर्चा में है। दरअसल पश्चिम बंगाल के एक अनाथालय से बच्चों की तस्करी के मामले में एनसीपीसीआर और वेस्ट बंगाल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी WBSCPCR के बीच तकरार चल रही है। यहां विवाद एनसीपीसीआर की किसी मामले की सुनवाई शुरू करने की शक्ति को लेकर है, जबकि मामला WBSCPCR में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय जल्द ही इस मामले की सुनवाई करेगा ताकि विवाद और न बढ़े। आपको बता दें कि एनसीपीसीआर एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी CPCR एक्ट 2005 के तहत की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इसका प्रशासनिक नियंत्रण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास है।
कमीशन के मैंडेट के मुताबिक इसे यह ध्यान रखना होता है कि सभी कानून, नियम, नीतियां और कार्यक्रम भारतीय संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की कन्वेंशन में बच्चों को दिए गए अधिकारों से सुसंगत हों। यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जांच कर सकता है और कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश कर सकता है। बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने, बाल कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों, नीतियों या दिशा निर्देशों का पालन न होने की स्थिति में यह शिकायत मिलने पर या स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है। सीपीसीआर एक्ट 2005 के मुताबिक एनसीपीसीआर को स्टेट कमीशन या कानून के द्वारा स्थापित किसी अन्य कमीशन में लंबित मामलों की जांच नहीं करनी चाहिए। सीपीसीआर एक्ट 2005 के तहत राज्यों में स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के गठन का प्रावधान भी है, यानी राज्यों में गठित कमीशन भी सांविधिक निकाय का दर्जा प्राप्त हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने की पुष्टि हुई है। इन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत निरुद्ध किया गया है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट निवारक निरोध से संबंधित कानून है। इसके तहत अथॉरिटीज किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 2 साल तक डिटेन रख सकती हैं। यह कानून अन्य राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध के लिए लगाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका की तरह ही है। इसके तहत किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा के लिए कस्टडी में लिया जाता है। यह दंडात्मक न होकर निरोधात्मक होता है। किसी व्यक्ति पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने के लिए डिविजनल कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रशासनिक आदेश जारी करता है। इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल और बिना किसी औपचारिक आरोप के निरुद्ध किया जा सकता है। यह पुलिस कस्टडी में गिरफ्तार किसी व्यक्ति पर या जमानत के तुरंत बाद भी लगाया जा सकता है। इसमें निरुद्ध व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने पेश करने की जरूरत नहीं होती और न ही निरुद्ध व्यक्ति को जमानत अर्जी देने का अधिकार मिलता है। निवारक निरोध के प्रशासनिक आदेश को केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। ऐसी रिट याचिका पर सुनवाई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। यदि न्यायालय पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटा भी देता है तो भी दोबारा उसी व्यक्ति को पीएसए के तहत निरुद्ध किया जा सकता है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 22(3)(b) के तहत निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान हैं। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश विजया कमलेश ताहिलरमानी के मेघालय हाईकोर्ट में ट्रांसफर और इसके बाद इनके इस्तीफे की खबर सामने आई। इसके बाद से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर का मुद्दा चर्चा में है। जस्टिस ताहिलरमानी ने अपने ट्रांसफर पर पुनर्विचार की अर्जी दी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 222 एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से यह ट्रांसफर करता है। इसके लिए जिस न्यायाधीश का ट्रांसफर किया जा रहा है उसकी सहमति की जरूरत नहीं होती। व्यावहारिक तौर पर मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का तात्पर्य कॉलेजियम के परामर्श से है। साथ ही यह परामर्श बाध्यकारी भी होता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति दिए गए परामर्श के मुताबिक ही ट्रांसफर करता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस केस के बाद आई थी। 1993 के सेकंड जजेस केस में परामर्श में सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श शामिल न होकर इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को भी शामिल किया गया। 1998 में थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम को 5 सदस्यीय निकाय बनाया गया। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल किया गया है। यही कॉलेजियम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के ट्रांसफर के लिए परामर्श भी देता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर जनहित में ही किया जा सकता है। इसके लिए शर्त है कि ट्रांसफर न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी हो। बीते दिनों नेट ग्रिड परियोजना चर्चा में रही। यह परियोजना डेटाबेस की सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ने की खबरों के कारण चर्चा में है। नेट ग्रिड वास्तव में एक ऑनलाइन डेटाबेस है। इसे 26/11 के मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद वर्ष 2009 में प्रस्तावित किया गया था। इसका मकसद अनेक संगठनों के डेटाबेस को एक स्थान पर इकट्ठा कर उसे सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत टेलीकॉम, टैक्स रिकॉर्ड्स, बैंक, आव्रजन आदि जैसे 21 संगठनों से डेटा इकट्ठा किए जाएंगे।
एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म के द्वारा 10 केंद्रीय एजेंसियां इन इकट्ठा किए गए डेटा का प्रयोग कर पाएंगी। इन 10 केंद्रीय एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में आशीष गुप्ता इसके प्रमुख हैं। डेटा के एकत्रीकरण को लेकर सुरक्षा संबंधी अनेक चिंताएं भी जाहिर की गई हैं। इन चिंताओं में ट्रोजन अटैक्स और व्यक्ति की निजता से संबंधित मुद्दे प्रमुख हैं। ट्रोजन अटैक्स साइबर सुरक्षा से संबंधित है। इसमें हैकिंग द्वारा किसी कंप्यूटर के संपूर्ण डेटा पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स यानी उम्मीद पहल की लॉन्चिंग के साथ ही नेशनल इनहेरिटेड डिजीजेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी निदान केंद्रों का उद्घाटन किया। सरकारी अस्पतालों में दोनों कार्यक्रमों के लागू होने से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। उम्मीद पहल को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इस पहल का लक्ष्य सरकारी अस्पतालों में परामर्शदाता, प्रसव पूर्व परीक्षण और डायग्नोसिस तथा प्रबंधन के लिए निदान केंद्रों की स्थापना करना, मानव आनुवंशिकी में कुशल क्लिनिशियंस को तैयार करना और आकांक्षी जिलों के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं की जांच करना है। विभाग ने समग्र चिकित्सीय देखभाल के लिए इस पहल के पहले चरण में 5 निदान केंद्रों की स्थापना की है। एम्स जैसे प्रमुख चिकित्सीय संस्थान सरकारी अस्पतालों के क्लिनिशियंस को बायोकेमिकल जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और क्लिनिकल जेनेटिक्स में प्रशिक्षण देंगे। देश में जन्मजात और पैतृक आनुवंशिकी बीमारियों के बढ़ते स्वास्थ्य बोझ तथा पर्याप्त और प्रभावी आनुवंशिक परीक्षण सुविधाओं की जरूरत को देखते हुए उम्मीद पहल की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि जन्मजात विकृति और जेनेटिक डिसऑर्डर्स देश में नवजातों की उच्च मृत्यु दर का तीसरा मुख्य कारण है। लिहाजा सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में निदान की बजाय वेलनेस को अधिक महत्व दिया है। उम्मीद पहल इस लक्ष्य को पाने में सहायक साबित होगी। बीते दिनों केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए देश भर में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने युवाओं में बढ़ते स्वास्थ्य खतरों और ई सिगरेट की बढ़ती लत के मद्देनजर यह फैसला लिया है। ई सिगरेट और इस तरह के अन्य उत्पादों के निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय और वितरण पर रोक लगाते हुए इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहली बार अपराध करने पर 1 वर्ष तक की कैद अथवा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों, और दूसरी बार अपराध करने पर 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। आपको बता दें कि ई सिगरेट एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है। इसमें तरल रूप में निकोटीन और अन्य पदार्थ होते हैं। यह मुख्य रूप से ग्लिसरॉल और प्रोपेलिन ग्लाइकॉल जैसे सॉल्वेंट्स से बनी होती है। इस मिश्रण को गर्म करने से एरोसॉल का निर्माण होता है। पारंपरिक सिगरेट्स की तरह ई सिगरेट में उपस्थित निकोटीन भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसके फ्लेवर्स में वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ और निकेल, टीन तथा लेड जैसी भारी धातुएं होती हैं जो फेफड़े संबंधित बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। 2018 के एक अध्ययन के मुताबिक रोजाना ई सिगरेट के प्रयोग से हार्ट अटैक का खतरा 79% तक बढ़ जाता है। असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बाद सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। इस फैसले ने देश में नागरिकता के मुद्दे पर बहस को तेज कर दिया है। पूरे देश में एनआरसी लागू करने और वन नेशन वन कार्ड योजना के लिए सरकार एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का सहारा लेगी। एनपीआर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आधार, वोटर कार्ड और पासपोर्ट जैसे अहम पहचान दस्तावेजों का डेटाबेस मौजूद होगा। हालांकि बेहद निजी डेटा की मांग, आधार और निजता जैसे विवादास्पद मुद्दों के चलते एनपीआर पर भी आपत्ति जताई जा रही है। आपको बता दें कि एनपीआर को नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्रों का जारी किया जाना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है। एनपीआर देश के सामान्य निवासियों की सूची होती है। एक व्यक्ति जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कम से कम पिछले 6 माह से रह रहा हो या किसी स्थान विशेष पर अगले 6 माह तक रहने को इच्छुक हो, उसे देश का सामान्य निवासी कहते हैं।
एनपीआर को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी आरजीआई के द्वारा होने वाली 2021 की जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग फेज के साथ संचालित किया जाएगा। इसमें जनसांख्यिकी आंकड़ों के अलावा बायोमेट्रिक आंकड़े भी इकट्ठे किए जाएंगे। एनपीआर को स्थानीय, उप जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जाता है। आरजीआई इसके लिए पहले ही 1200 गांवों और 40 नगरों में इसे पायलट स्तर पर शुरू कर चुका है। अंतिम गणना अप्रैल 2020 में शुरू और सितंबर 2020 में खत्म होगी। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नवाचार के क्षेत्र में नया कार्यक्रम प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का नाम ध्रुव तारे के नाम पर रखा गया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों को अपनी नवोन्मेष क्षमता से अवगत कराना है। इस प्रोग्राम की शुरुआत बच्चों को अपने कौशल और ज्ञान में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। इसके तहत देश भर से 60 प्रतिभावान बच्चों को चुना जाएगा, जिन्हें बाद में उत्कृष्टता केंद्रों पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा परामर्श के लिए भेजा जाएगा। विज्ञान और कला दोनों क्षेत्रों से 30-30 बच्चों को चुना जाएगा। चुने हुए बच्चों को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम के पहले चरण में 60 बेहद प्रतिभावान बच्चों को चुना जा चुका है। यह प्रोग्राम बच्चों में नवाचार क्षमता के विकास का लक्ष्य रखता है, लिहाजा भारत को एक नवाचार स्थल और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा। सरकार देश में नवाचार, कौशल और अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से ही स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम जैसी मुख्य योजनाओं का संचालन कर रही है। इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम का दूसरा संस्करण यानी IIGP 2.0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, टाटा ट्रस्ट और लॉकहीड मार्टिन के बीच एक त्रिपक्षीय पहल है। यह पहल सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का समर्थन करती है। इसके लिए यह पहल स्टेज ऑफ आइडिएशन एंड इनोवेशन के जरिए अन्वेषकों और उद्यमियों को सक्षम बनाकर भारतीय नवाचार पारितंत्र का संवर्धन करने का लक्ष्य रखती है। सरकार ने प्रकाश यानी प्रकाश वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी है। इस पोर्टल का लक्ष्य ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और ऊर्जा उपक्रमों के बीच कोयले की आपूर्ति के लिए बेहतर तालमेल स्थापित करना है। यह तापीय ऊर्जा संयंत्रों पर कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पोर्टल को ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोयले की सप्लाई चेन की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। फिलहाल कोयले की सप्लाई चेन की निगरानी एक अंतर मंत्रालयी समूह करता है। इसमें ऊर्जा, कोयला और रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी CEA, ऊर्जा उपक्रमों और कोयला कंपनियों के अधिकारी शामिल होते हैं। वहीं प्रकाश सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जिस पर कोयला कंपनियों, भारतीय रेलवे, ऊर्जा स्टेशनों, ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय के लिए जानकारी मौजूद होगी। आपको बता दें कि प्रकाश पोर्टल को NTPC, CEA, केंद्रीय रेलवे सूचना प्रणाली और कोयला कंपनियों द्वारा विकसित किया गया है। NTPC 1975 में स्थापित देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है। वहीं CEA विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक पूर्णकालिक निकाय है जिसकी स्थापना मूल रूप से विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। हालांकि इस कानून को बाद में समाप्त कर दिया गया, लिहाजा CEA को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दोबारा स्थापित किया गया। CEA शुरुआत में 1951 में स्थापित एक अंशकालिक निकाय था, लेकिन 1975 में इसे एक पूर्णकालिक निकाय के रूप में पुनर्स्थापित किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इनकॉर्पोरेटेड क्लब्स को टैक्स में राहत दी है। अब इनकॉर्पोरेटेड क्लब्स द्वारा अपने स्थायी सदस्यों को खाद्य और पेय पदार्थों की सप्लाई करने के लिए बिक्री या सेवा कर नहीं देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इन पदार्थों की सप्लाई पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हस्तांतरण के बाद वे तत्व अस्तित्व में नहीं रहते। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी यानी परस्परता के सिद्धांत का जिक्र किया। आपको बता दें कि परस्परता के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यंग मैन्स इंडियन एसोसिएशन केस में स्थापित किया गया था। इस सिद्धांत के मुताबिक एक व्यक्ति खुद से लाभ नहीं कमा सकता और स्वयं से प्राप्त हुई राशि को आय या कर योग्य आय नहीं माना जा सकता। दरअसल आयकर अधिनियम की धारा 224 के अंतर्गत कर योग्य आय को परिभाषित किया गया है, जबकि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को व्यापार से होने वाली आय को धारा 224 के उपखंड 7 के अंतर्गत कर योग्य आय माना गया है।
और इसे परस्परता के सिद्धांत से बाहर रखा गया है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 366-29A में वस्तुओं की बिक्री पर टैक्सेशन का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के उपखंड ई और एफ के अंतर्गत किसी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्संस द्वारा खाद्य या पेय पदार्थों की आपूर्ति या सेवा को कर योग्य माना गया है। अनुच्छेद 366-29A को संविधान में 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजातों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। प्रधानमंत्री अस्योर्ड एंड सेफ मदरहुड इनिशिएटिव यानी PMASMI नाम की इस योजना का लक्ष्य मातृत्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को निम्न स्तर पर लाना है। सरकार मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी अन्य योजनाओं को PMASMI में शामिल करने की योजना बना रही है। सतत विकास लक्ष्य 3 के तहत 2030 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृत्व मृत्यु दर को 70 से कम करने के लक्ष्य को पाने के लिहाज से यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वर्तमान में सरकार मातृत्व और नवजात सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी JSS के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA और लक्ष्य योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की वजह से भारत में मातृत्व मृत्यु दर 2004-06 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 254 से गिरकर 2014-16 में 130 हो गई है। वहीं अगर नवजात मृत्यु दर की बात करें तो 2001 से 2016 की अवधि में यह प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 66 से गिरकर 34 हो गई है। JSSK की शुरुआत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव, दवाओं, भोज्य पदार्थों, डायग्नोस्टिक्स आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए जून 2011 में हुई थी। PMSMA का लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह के 90 दिन मुफ्त, समग्र और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखरेख प्रदान करना है। यह योजना प्रत्येक गर्भवती महिला को दूसरी या तीसरी तिमाही में न्यूनतम प्रसव पूर्व पैकेज की गारंटी देती है। वहीं लक्ष्य यानी लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव का उद्देश्य प्रसव कक्ष में सुविधाओं में सुधार करना है। पिछले हफ्ते RTI एक्ट 2005 के 14 साल पूरे होने पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में अधिकारियों द्वारा RTI एक्ट के उल्लंघन का जिक्र किया गया है। सतर्क नागरिक संगठन नाम के एक नागरिक समूह और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से 19 के बीच अधिकारियों द्वारा इस कानून के उल्लंघन के 97% मामलों में दंड नहीं दिया गया है। देश के 22 सूचना आयोगों से प्राप्त सूचनाओं पर किए गए इस विश्लेषण के मुताबिक तमिलनाडु, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में किसी भी मामले में जुर्माने की सजा नहीं दी गई। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि पिछले साल 1.85 लाख लंबित मामलों की तुलना में इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 2.18 लाख हो गया है। अक्टूबर 2019 तक अकेले केंद्रीय सूचना आयोग में ही लंबित मामलों की संख्या 33,000 से अधिक है। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और कानून के उल्लंघन पर जुर्माने की निम्न दर ने इस कानून के क्रियान्वयन में लचरता को उजागर किया है। लिहाजा देश में सूचना के अधिकार के संरक्षण के लिए अधिकारियों की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने की जरूरत है। आपको बता दें कि लोगों को सरकार के निर्णयों और नीतियों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए RTI एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम को 2005 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत लोगों को एक तय समय अवधि में सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कानून का उल्लंघन होने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। कानून के तहत शिकायतें दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग जबकि राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोगों का प्रावधान किया गया है। हाल ही में नागा नेताओं के साथ हुई एक बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने नागाओं के लिए अलग झंडा और संविधान की मांग को ठुकरा दिया है। नागा संगठनों से बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को नियुक्त किया गया था। इस बैठक में 14 नागा और गैर नागा जनजातियों व नागालैंड जनजाति परिषद समेत अन्य समूहों के शीर्ष नेतृत्व ने हिस्सा लिया था। बैठक में फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा नागा पीस एकॉर्ड 2015 के तहत 31 अक्टूबर तक नागा शांति प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। बैठक के दौरान नागाओं के लिए अलग निशान और अलग विधान की मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसका NSCNIM यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड को छोड़कर बैठक में शामिल अन्य नेताओं ने समर्थन किया है।
आपको बता दें कि NSCNIM पूर्वोत्तर भारत में एक सक्रिय अलगाववादी संगठन है। यह संगठन काफी लंबे समय से नागालैंड सहित असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में नागा प्रभुत्व वाले क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतंत्र ग्रेटर नागालैंड या नागालिम की मांग करता आ रहा है। इस असंवैधानिक मांग के एवज में पूर्वोत्तर में होने वाली निरंतर हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार और NSCNIM के बीच नागालैंड में 1997 में एक संघर्ष विराम समझौता हुआ था। बाद में इस समझौते को 2001 में नागालैंड के अलावा नागा प्रभुत्व वाले अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया था। समझौते के बावजूद NSCNIM द्वारा स्वतंत्र नागालैंड की मांग की जाती रही, जिसके संबंध में शांति वार्ता करने के लिए केंद्र और NSCNIM के बीच 2015 में नागा पीस एकॉर्ड किया गया था। हाल ही में NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2017 के लिए क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के मुकाबले 2017 में राज्य के विरुद्ध अपराधों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। अपराधों के मामले में हरियाणा पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे, जबकि तमिलनाडु तीसरे पायदान पर है। साल 2017 में राजद्रोह के 51, राष्ट्रीय अखंडता विरोधी वाक्यों से संबंधित 24, जबकि UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत 901 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं अगर साइबर अपराधों की बात की जाए तो इनमें 2016 के मुकाबले 2017 में 77% का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि इस बार की रिपोर्ट में अपराध की 88 नई श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। नई श्रेणियों में मुख्य तौर पर महिलाओं के साथ कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में होने वाले यौन शोषण, चुनाव संबंधी अपराध, सार्वजनिक स्थानों पर घृणित कार्य करना, झूठी खबरों का प्रचार, चिट फंड्स, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, मेंटल हेल्थ केयर अधिनियम 2017, ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित मामलों को जोड़ा गया है। इसके अलावा महिलाओं की ऑनलाइन स्टॉकिंग, बुलिंग और राष्ट्र विरोधी तत्वों की नई श्रेणियां भी जोड़ी गई हैं। राष्ट्र विरोधी तत्वों की श्रेणी में जिहादी आतंकवादी, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर घुसपैठ आदि को शामिल किया गया है। लिंचिंग, खाप पंचायतों और धर्म संबंधी हत्याओं, मीडिया कर्मियों पर हमलों से संबंधित अपराधों के आंकड़ों की अविश्वसनीयता और सही परिभाषा न होने के कारण उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया है। आपको बताते चलें कि NCRB को राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स की सिफारिशों पर 1986 में स्थापित किया गया था। यह निकाय अपराधों के संबंध में जांचकर्ताओं को सहायता देने के लिए अपराध और अपराधियों की सूचना की रिपोजिटरी के रूप में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सोशल मीडिया से संबंधित नियमों की स्थिति साफ करने के लिए आदेश जारी किया है। यह आदेश फेसबुक द्वारा दायर एक याचिका के निर्णय में दिया गया है। दरअसल याचिका में फेसबुक ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की आधार लिंकिंग के सरकार के फैसले को लेकर निजता के हनन की शिकायत की थी। इस आदेश के जवाब में सरकार ने जनवरी 2020 तक नए नियमों को अधिसूचित करने की बात कही है। व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हेट स्पीच, फेक न्यूज और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार के मुताबिक इंटरनेट एक ऐसे हथियार के रूप में उभरा है जिससे लोकतांत्रिक राजव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। विकास में इंटरनेट की अहम भूमिका को मानते हुए सरकार ने कहा कि यह राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए निरंतर बढ़ता खतरा है। लिहाजा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश नियम 2011 में बदलाव की जरूरत है। आपको बता दें कि देश में फिलहाल इंटरनेट गतिविधियों एवं उससे संबंधित अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जबकि इंटरनेट मध्यस्थों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश नियम 2011 लागू हैं। सरकार ने 2011 के नियमों में संशोधन करने के लिए पिछले साल सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश संशोधन नियम 2018 का मसौदा तैयार किया था। नए मसौदे में मध्यस्थों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर से संबंधित नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही मध्यस्थों द्वारा नियम और विनियमों का उल्लंघन होने पर उन्हें अपने यूजर्स को महीने में कम से कम एक बार सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में फूड डिलीवरी सर्विस जोमेटो और बायोडीजल निर्माता बायोडी एनर्जी ने एक अहम समझौता किया है। इस समझौते के मुताबिक जोमेटो देश के रेस्टोरेंट से यूज्ड कुकिंग ऑयल इकट्ठा करेगा ताकि बाद में उन्हें बायोडीजल में बदला जा सके। इस बायोडीजल को बाद में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बेच दिया जाएगा।
इसे बाद में सामान्य डीजल में मिला दिया जाएगा। समझौते के तहत जोमेटो ने हर महीने 1000 टन यूज्ड कुकिंग ऑयल इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। जोमेटो हर रेस्टोरेंट को एक बार कोडेड कंटेनर उपलब्ध कराएगा जिसमें वे यूज्ड कुकिंग ऑयल को स्टोर करेंगे। फिलहाल यूज्ड कुकिंग ऑयल के डिस्पोजल की प्रोसेस को ट्रेस नहीं किया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर रेस्टोरेंट्स डिस्पोजल की ऐसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं जो FSSAI यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में एक स्कीम शुरू की थी जिसके तहत राज्य संचालित ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उन कंपनियों से बायोडीजल की खरीद करेंगी जो यूज्ड कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करती हैं। इसके अलावा जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत सरकार ने 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य रखा है। लिहाजा यह समझौता सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में कारगर साबित हो सकता है।